आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ेगी, ये साफ हो गया है। सोमवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और हरियाणा के नेताओं के बीच बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। इस बात की पुष्टि आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने की। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, ये कहना है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा का। शर्मा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सोमवार को हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। एक शिष्टाचारवश उनसे मुलाकात हुई थी। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है और मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में सब कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर और आने वाले इलेक्शन की तैयारी में जुटेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगला चुनाव हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और ये उचित भी है। 10 साल उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया है, एक अच्छी सरकार दी है, विकास किए हैं। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने अपने अंदाज में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और भाजपा को गिरगिट करार दिया है। कुलदीप शर्मा ने कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक समीकरणों और माहौल को देखकर अपना रंग बदल लेती है। हजका बीजेपी गठबंधन इस बात का पुख्ता प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है और चोला छोड़ने में माहिर है। कुलदीप बिश्नोई जी इस गलतफहमी के शिकार रहे कि भारतीय जनता पार्टी, मैं सुषमा जी को, नितिन गडकरी जी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके शब्द याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये सुषमा का वचन है कि अगली सरकार हजका और भाजपा के गठबंधन में की बनेगी और जिसके प्रथम मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई होंगे। ये सुषमा का वचन है जो मैं नितिन गडकरी की हाजिरी में आज हरियाणा की जनता, इस पर बहुत तालियां पीटी गई। कुलदीप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के बदले हुए राजनीतिक हालात अब कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा ही खड़ी दिखाई दे रही है और आगामी विधानसभा चुनावों में सिर्फ भाजपा से ही कांग्रेस का मुकाबला होगा। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को विधानसभा चुनावों में मुकाबले से पूरी तरह बाहर बताया है। इस गठबंधन के टूटते जो नए गठबंधन के आसार बनने का मुकाबला तो फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा। इनेलो इस मुकाबले से बाहर है। हालांकि इनेलो ने कहा है कि मुकाबला हमारा और कांग्रेस का, और बीजेपी बाहर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आने वाला चुनाव है इसमें इनेलो मुकाबले से बाहर है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बहरहाल कुलदीप शर्मा के इस बयान से कांग्रेस खेमे में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। स्पीकर कुलदीप शर्मा के बयान से ये तो साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा, लेकिन पार्टी के ही कुछ नेता इस बात से नाखुश हैं। उनका सार्वजनिक तौर पे ये कहना है कि अगर सीएम हुड्डा की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव लड़े जाते हैं तो पार्टी को हार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल देखना होगा कि चुनावों के दौरान हाईकमान किस तरह का फैसला लेती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। इनेलो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 50% टिकट युवाओं और महिलाओं को देगी, ये घोषणा दुष्यंत चौटाला ने आदमपुर हलके के गांव में अपने धन्यवादी दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जिस तरह केंद्र में स्थिर सरकार दी है, उसी तरह हरियाणा राज्य की जनता भी विधानसभा चुनाव में इनेलो को स्थिर सरकार देगी। जहाँ किसी के गठबंधन की बात है, बहुत से गठबंधन इस प्रदेश में पहले हुए हैं और वो टूट भी गए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश आज स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है, जैसे केंद्र में स्टेबल गवर्नमेंट थी है,
उसी तरह हरियाणा की जब स्टेबल गवर्नमेंट की बात आती है तो हरियाणा का बच्चा बच्चा इंडियन नेशनल लोकदल की बात। इंडियन नेशनल लोकदल लगभग 45 महिलाओं और युवाओं को टिकट देगी और जहां बात आती है प्रदेश भर की 20 से 30 तारीख तक पूरे प्रदेश के अंदर एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा जिससे नए वोट बनवाए जाएंगे। जो फर्जी वोटों की धांधली इस प्रदेश के अंदर हो रही है उनकी कटौती की मांग करी जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश में जो हमारा मेंबरशिप अभियान है नए लोगों को संगठन के साथ जोड़ने का काम करेगा। हरियाणा में हज का भाजपा गठबंधन में दरार दिन ब दिन गहराती जा रही है। आलम यह है कि दोनों दलों के नेता इसे पाटते कम बल्कि बढ़ाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिश्नोई बंधुओं ने इस आग में एक बार फिर घी डाल दिया है। करनाल के असंध में मंगलवार को हजका की परिवर्तन रैली हुई जिसमें हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान हजका के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने गठबंधन की मर्यादा का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो कई बार धोखा खा चुके हैं लेकिन इस बार धोखा जनता के साथ होगा। कुलदीप ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं भी रहा तो भी वो प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कुलदीप बिश्नोई ने आरोप लगाया कि उनकी सहयोगी पार्टी के कुछ नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ जो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जो आपने हजका भाजपा गठबंधन को जबरदस्त कामयाबी यहाँ करनाल से दी। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हरियाणा में अगली सरकार की नींव रखने के लिए उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करने आया हूँ। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन बिश्नोई कुछ ज्यादा ही कड़क अंदाज में नजर आए। चंद्र मोहन ने दो टूक कह दिया कि भाजपा के जो नेता आज मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं उनमें से कई नेताओं को जनता धूल चटा चटाकर थक चुकी है लेकिन भाजपा टिकट देते नहीं थकी। करनाल सांसद का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने दम पर कार से बाहर नहीं निकल सकता वो भी अपने दम पर चुनाव जीतने की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अपना बयान करते रहते हैं सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए। चाचा रामविलास जी ने भी एक बार कह दिया, मुझे जवाब देना पड़ा उनका। 4 चुनाव वो जीते हैं, 10 चुनाव वो हारे हैं। कुलदीप बिश्नोई के सामने भिवाड़ी में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, 30,000 वोट आए। उनकी जिंदगी में जितने इलेक्शन सारों का टोटल कर दो, कुलदीप बिश्नोई जी ने इलेक्शन का कर दो, बराबर नहीं है। बहरहाल जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है उससे लगता नहीं कि भाजपा हजका गठबंधन अब बचा है। अगर कुछ बचा भी है तो उसे सिर्फ ये बयानबाजी ही जिंदा रखे हुए है। करनाल से कमल मिठा के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज। उधर भाजपा ने एक बार फिर हजका पर निशाना साधा है। अंबाला से भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा है कि हरियाणा में जो परिस्थितियां बनी हैं उन्हें देखते हुए गठबंधन की समीक्षा करना जरूरी है। अंबाला में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ही भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी है, लेकिन अगर कोई अन्य पार्टी उनसे मुकाबला करना चाहती है तो भाजपा उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सहयोगियों को हकीकत पहचानने की जरूरत है। देखिए, गठबंधन के बारे में मैं कई बार बातचीत पहले भी कह चुका हूं। हम चाहते हैं गठबंधन रहे। हम चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश से हटाने के लिए हम मिलकर चलें। लेकिन इसके साथ हम अपने सहयोगी से भी अपील करना चाहेंगे कि जो परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी हैं उन परिस्थितियों का भी गहराई से निरीक्षण करते हुए हम प्रधानमंत्री से मिलने की आस लेकर हरियाणा कंप्यूटर टीचर्स दिल्ली पहुंचे और उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 15 दिन के बाद का वक्त दिए जाने के बाद तमाम कंप्यूटर टीचर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पंचकुला से पैदल मार्च कर दिल्ली पहुंचे इन अध्यापकों ने आज सुबह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। टीचरों ने अपनी समस्याओं को मंत्री के सामने रखा। स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को लेकर जल्द ही हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से बात करेंगी। हालांकि कंप्यूटर टीचर इस आश्वासन से आश्वस्त नजर नहीं आए क्योंकि टीचर्स पहले ही कई बार मुख्यमंत्री और गीता भुक्कल से मुलाकात कर चुके हैं।
6 बंदों का डेलीगेट जो है स्मृति ईरानी जी के पास गया है और हम लोगों ने अपनी मांग को लेके उनको ज्ञापन भी सौंपा है, अपना मांग पत्र भी दिया है और जो 11 बंदों के तबादले कंपनियों द्वारा बलपूर्वक कर दिए गए हैं उनको भी हमने उनके सामने पेश किया है और हमने उनको गुहार लगाई है कि हमारी इस डिमांड को पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाया जाए और हमारी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने आश्वासन हमें दिया है कि हम आपकी इस डिमांड के ऊपर पूरा फोकस डालेंगे और पूरे ध्यान से पढ़ के आपकी जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है श्रीमती गीता बुक्कल जी, उनको फ़ोन करेंगे और उनके फ़ोन करके डिस्कस करेंगे और जितना हो सके हमसे आप लोगों की मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच हरियाणा के कंप्यूटर टीचरों का बीजेपी के केंद्र और प्रदेश स्तर के नेताओं से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के बाद भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इन अध्यापकों से मुलाकात की। धनखड़ ने टीचरों को आश्वासन दिया कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनते ही उनकी समस्याएं हल कर दी जाएंगी। धनखड़ ये कहना भी नहीं भूले कि अगर अध्यापक पैदल दिल्ली नहीं पहुंचते या फिर धरना नहीं देते तब भी भाजपा इनकी मांगे जरूर उठाती। हरियाणा में ऐसी सरकार बनने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की, तो आने वाली सरकार में इनको किस प्रकार से नियमितीकरण इनका हो, इसका पूरा विचार करेंगे कि रेगुलर टीचर्स के रूप में किस प्रकार से विद्यालयों में काम कर सकें और हरियाणा के बच्चों को अच्छी कंप्यूटर की शिक्षा दे सकें। मिलन कोई एक ऐसा विषय नहीं है, प्रधानमंत्री जी की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, मिलन को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं तो इनको भी ये कह रहा हूँ कि इनको यहाँ धरने पर बैठने की आवश्यकता नहीं है और इनको लंबी पदयात्रा की भी आवश्यकता नहीं थी। उस नाते से ये इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन जब वहाँ तक पहुँचा दिया, शिक्षा मंत्री से ऊपर कोई नहीं है, वहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया है। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन हमारे जैसे हरियाणा के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको दे दिया है, तो इनके साथ न्याय हो इसके लिए काम करें। करनाल के गांव ललैंड में मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों में हुई झड़प के दौरान गोलियां चल गई, जिसमें चाचा, भतीजा और 3 अन्य लोग घायल हो गए। चाचा सतबीर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजे विकास की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बाकी 3 घायलों का इलाज करनाल के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव की ही महिला सरपंच के पति पर गोली चलाने का आरोप लगा है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी ने बताया है कि बीती रात रास्ते पर चलते हुए मोटरसाइकिल बीच रास्ते में आने से सरपंच के पति अजमेर और मृतक सतबीर के बीच कुछ विवाद हो गया था। उसी मामले को निपटाने के लिए पंचायत की जानी थी, लेकिन अजमेर ने इससे पूर्व ही गोली चला दी, जिससे विकास और उसके चाचा सतबीर समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत करनाल रेफर कर दिया गया है, जहां सतबीर की मौत हो गई। हमारे बाड़े में बंदूक लेकर गंडासी लेकर बाड़े में बुढ़े लोग आएंगे, कान लगे भैया ऐसे हो ही रात ना रात हो ही बुढ़ा लगे कान भाई छोरे रहता है, बताया था थम ना साइड मारी, दोनों डिफर टूट रहे जी मारी मोटरसाइकिल के सवेरी फिर वो तो ठपतान लगे यहाँ खेत मत आएगा, इतना मिस्त्री ना होकर कभी गाँव मन सारे इन यही गोली मारी जी। सरपंच अजमेर का और सतबीर का किसी बात पर विवाद हो गया आपस में, जो आज सुबह सरपंच इनके घर पे आ गए, किसी बात पर ज़्यादा विवाद बढ़ गया, जो सरपंच ने सतबीर को और उसके भतीजे को गोली मार दी, विकास को, जो अस्पताल में भेजे तो उन्होंने। साइबर सिटी गुड़गांव में 16 लाख आबादी होने के बावजूद आज भी एक ही सरकारी अस्पताल चल रहा है, लेकिन अव्यवस्था का मंजर ये है कि यहाँ पर मरीजों को सुविधाओं के नाम पर अगर कुछ मिल रहा है तो वो है परेशानी। गुड़गांव ने यूं तो बतौर साइबर सिटी अपना नाम कमाया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं पर गौर करें तो पता चलता है कि गुड़गांव आज भी एक गांव से कम नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ आज भी एक ही सरकारी अस्पताल है और यहाँ जो डिस्पेंसरी है उसके तो कहने ही क्या। मरीज दवा लेने के लिए घंटों लंबी कतारों में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी दवा नहीं मिलती। यहाँ तक कि जो दवा डॉक्टर लिखते हैं वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं होती। नतीजतन परिजनों को निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी पड़ रही है। सरकार बोलती है उस हिसाब से हमें कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे गरीब आदमी है, जिस हिसाब से सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा देनी चाहिए उस हिसाब से ना कोई लाइनें हैं और ना कोई रूल वगैरह है जिस हिसाब से हमें सुविधा मिलनी चाहिए। तो और बाकी स्टाफ भी है, इतनी लापरवाही करता है कि बस जो पीछे आते हैं उनको पर्ची काट के फटाफट दे दिया जाता है, उन पर कोई देखभाल नहीं है। परेशानी यही है कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। इतना है कि एक डॉक्टर है,
लोग इतने हैं 150-200 तक हैं, 3 डॉक्टर होते पहले तो 3 अपना रिकमेंड करें दवाई या कुछ, एक डॉक्टर वो सभी को हैंडल कर रहा है, प्रॉब्लम होती है। सिविल अस्पताल में कतारों में खड़े लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ डॉक्टर भी मरीजों को परेशान करते हैं। गुड़गांव के सिविल अस्पताल में सुविधाएं जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं, इस बात से शायद अस्पताल प्रशासन भी अनजान ही है। मौजूदा हालात में बदलाव लाने की बजाय प्रशासन लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि अब सरकारी अस्पताल में उनको हर तरह की सुविधाएं हैं, उनको दवाइयां मुफ्त मिल रही है, इन्वेस्टिगेशंस उनके टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, एम्बुलेंस 102 की सुविधा है जिसमें गर्भवती स्त्री, 5 साल तक के बच्चे, कोई बुजुर्ग हो, उन सबको घर से लाने और ले जाने की मुफ्त सुविधा है। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और किसी भी झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में वो नहीं पड़े। अब 19 नई डिस्पेंसरियां हम अर्बन में खोलने जा रहे हैं, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने पास ही इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। गुड़गांव के सरकारी अस्पताल ने प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में तरक्की के दाव की हवा निकाल कर रख दी है। सोचने वाली बात है कि जब गुड़गांव जैसे शहर के अस्पतालों का आलम ये है तो ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा होगा। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज। राजस्थान से सटे और पानी का अभाव झेल रहे भिवानी जिले के किसानों की हालत इस समय तरस योग बनती जा रही है। दरअसल बागवानी विभाग ने किसानों को परंपरागत खेती के बजाय पॉली हाउस लगाकर बेमौसमी सब्जी उगाकर प्रति एकड़ लाखों रुपए कमाने के सपने दिखाए, जिसके चलते पूरे जिले सहित बवानीखेड़ा के किसानों ने विभाग की इस योजना को अपनाया और प्रगतिशील किसान बने। लेकिन ये प्रगतिशील किसान जल्द ही प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए और फायदे की जगह लाखों रुपए के कर्जदार हो गए, जिनकी सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। प्रकृति की चपेट में आए ये प्रगतिशील किसानों के पॉली हाउस हैं। कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान ने किसानों के इन पॉली हाउसों को उजाड़ कर रख दिया, जिसने फसलों को न केवल नुकसान बल्कि बर्बाद कर दिया। जैसे हमने मोटी खेती करा कर दे, गेहूँ बोआ कर दे, सरसों बोआ कर दे। दूसरी बात यह है जो खेती करा कर दे उससे भी गए गुजरे हो गया हमें। अच्छा, अब क्या है, कभी ओले आ जाते हैं, कभी बरसात आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है। ये पॉली हाउस भी खत्म हो चुका है, नेट हाउस भी खत्म हो चुका है। किसानों का आरोप है कि बागवानी विभागों ने उनको कपास, ज्वार, बाजरे का परंपरागत खेती की बजाय पॉली हाउस लगाकर बेमौसमी सब्जी उगाकर प्रति एकड़ लाखों रुपए कमाने के सपने दिखाए, जिसके बाद उन्होंने बैंकों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर पॉली हाउस लगाए। लेकिन ये हाउस बारिश और तूफान की भेंट चढ़ गए। किसानों का आरोप है कि बागवानी विभाग अब उनकी कोई सुध नहीं ले रहा, जिसके चलते किसानों ने सरकार और विभाग से नुकसान की भरपाई की मांग की है। अब हम पहले सरसों गेहूँ बोया करते तो आड़े कृषि विभाग वाले रो रहे हैं भाई फूल की खेती करो, बागवानी लाओ, पॉली हाउस लाओ, नेट हाउस लाओ, इसमें तारा 4,000 बच्चे हैं तो इसमें तारा लाख बचेंगे। अच्छा, फिर आंधी आई है, ओले आएगी, उस टाइम पे नुकसान हो लिया। अच्छा, ये नेट हाउस पॉली हाउस पाट गए, तापमान अच्छा है, टमाटर ला रखे थे खत्म हो गए, ये जमा बर्बाद हो लिया, नहीं कोई संभालना था। जब इस बारे में जिला बागवानी अधिकारी अजीत राठी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सारे ढांचे का निजी कंपनी से बीमा करवाया जाता है, पर खराब या बर्बाद सब्जी के मुआवजे का उनके पास कोई प्रावधान नहीं। किसानों को इस साल से जो ड्रिप सिंचाई, टपका सिंचाई अलग से लगवानी पड़ती थी पॉली हाउस में, लेकिन इस साल जो कंपनी पॉली हाउस लगाएगी उसी राशि के अंदर उसी कंपनी ने उस पॉली हाउस के अंदर सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई भी खुद वो कंपनी लगाएगी, न कि किसान लगाएगा। अब सवाल उठता है कि इन प्रगतिशील किसानों की सरकार या विभाग ने सुध नहीं दी तो किसान आखिर इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे, और यही हाल रहा तो अधिकतर किसानों को बागवानी से जोड़ने के सपने का क्या होगा। भिवानी से सतपाल पंघाल के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। चुनावी मौसम में शांत रहने के बाद महंगाई एक बार फिर सिर उठाने लगी है। आलू और कुछ दूसरी सब्जियों जैसे खाद्य उत्पादों के भाव बढ़ने से
थोक महंगाई की दर बढ़कर मई में 6.01% पर पहुंच गई। थोक मूल्य वाली मुद्रास्फीति की यह दर इस साल अप्रैल में 5.2 व पिछले साल मई में 4.58% थी। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में प्राथमिक वस्तुओं व खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर क्रमशः 8.58 और 9.50% रही। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर में प्राथमिक वस्तुओं का वजन 20.11 व खाद्य वस्तुओं का 14.33% है। बीते 5 महीनों में इसका यह सबसे ऊंचा स्तर है। जनवरी में जहां यह 5.11% थी, वहीं फरवरी में 5.03%, मार्च में 6%, अप्रैल में 5.20 और मई में 6.01% रही। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।